नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित 160 से आगे के जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें हमने इस चैप्टर से संबंधित 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले भी मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 160 से आगे के प्रश्नों को बताऊंगा। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के लिए हमारा पहला सवाल है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किस धर्म के अनुयायियों से अधिक था। आप लोगों को बाबू उस धर्म को बताना है जिसका संबंध खिलाफत आंदोलन से था। ठीक है, वैसे तो खिलाफत आंदोलन में हर प्रकार के धर्म के लोग ही शामिल थे, लेकिन आप लोगों को बताना है बाबू कि खिलाफत आंदोलन का जो संबंध था वो किस धर्म से ज़्यादातर था। तो बाबू ऑप्शन है आपके सामने, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या फिर ईसाई धर्म। बताएंगे कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किस धर्म से ज़्यादातर था। ठीक है, तो बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुस्लिम धर्म। क्या होगा? मुस्लिम धर्म। देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की के शासक ऑटोमन को उसका साम्राज्य वापस देने के लिए। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार ने तुर्की पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जब ब्रिटिश सरकार ने ऑटोमन का साम्राज्य छीन लिया था, जब उनका बाबू साम्राज्य गिर गया था, उनका पूरा अधिकार तुर्की पर से जब समाप्त हो गया था, तो इस विषय के बारे में जब हमारे भारत के मुसलमानों को पता चला तो हमारे भारत के जो मुसलमान थे वो बहुत ही असंतुष्ट हो गए थे, वो नाराज हो चुके थे, वो अपने मन में बिल्कुल भी प्रसन्नता महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस्लामिक संसार का, याद रखेंगे बाबू, इस्लामिक संसार का अगर कोई खलीफा होता था तो वो होता था बाबू ऑटोमन ही। ऑटोमन को जो मुसलमान समाज के लोग होते थे, जो इस्लाम धर्म के लोग होते थे, वो बाबू उन्हें सम्राट मानते थे, वो उन्हें संरक्षक मानते थे, वो बाबू रक्षककर्ता मानते थे। किसको? तो ऑटोमन को। जब ऑटोमन से साम्राज्य पूरा का पूरा ब्रिटिश सरकार के द्वारा छीन लिया गया, तुर्की पर से उसका जितना सारा अधिपत्य था, ऑटोमन का तुर्की क्षेत्र पर जितना भी अधिपत्य था, जब पूरा का पूरा अधिपत्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसे तुर्की से निकाल दिया गया, तो बाबू इससे भारतीय मुसलमान काफ़ी नाराज हो गए थे, काफ़ी क्रोधित हो चुके थे, और इसीलिए दोस्तों भारत के मुसलमानों ने तुर्की के सम्राट ऑटोमन को उसका साम्राज्य देने के लिए ही एक आंदोलन की शुरुआत की। और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कौन थे? उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महात्मा गांधी थे। दोस्तों, महात्मा गांधी अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने देश को हिंदू और मुसलमान को एकता में बांधने के लिए, एक तत्व के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए ही महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन का नामकरण करने वाले भी महात्मा गांधी ही थे। बाबू देखिए, जो मुसलमान धर्म के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, ये बात सही है कि उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने बाबू विद्रोह करना शुरू किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के सेना के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य के खिलाफ है। लेकिन उनके आंदोलन का जो नाम था वो बिल्कुल भी खिलाफत नहीं था। खिलाफत का नामकरण करने वाले महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन खिलाफत है वो और भी ज़्यादा बाबू मजबूत हो गया था, और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो चुका था। क्यों सुदृढ़ हो चुका था? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में इस्लाम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के लोग भी शामिल हो गए थे, हिंदू धर्म के लोग भी उसमें आ चुके थे। तो बाबू हिंदू धर्म और
इस्लाम धर्म के मिल जाने से जो आंदोलन था वो बहुत ही बड़ा हो चुका था, बहुत ही भयानक हो चुका था और ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए सशक्त हो चुका था। तो बाबू यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, अपने देश को एकत्व के स्वरूप में प्रदर्शित करने के लिए ही मुसलमानों का समर्थन किया था। और यहाँ पर देखिए, हमें धर्म पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। अगर हमारे देश के किसी भी लोग पर अगर संकट आया है तो हम अपना धर्म, अपना जाति और अपना वेशभूषा और अपनी संस्कृति को भूलकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो मेरा देश का नागरिक है तो, अगर वो हमारे देश का नागरिक है तो, ठीक है। कभी भी हमें धर्म के नाम पर, कभी भी हमें जातिवाद के नाम पर, कभी भी हमें संस्कृति के नाम पर ऊंच नीच या कोई भी मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर जो भी लोग हमारे भारत देश में ही, भारत में रहने वाले नगरवासियों के साथ अगर बाबू मतभेद करेंगे, उनके साथ अगर ऊंच नीच की अगर भावना रखेंगे तो हमारा भारत देश कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। हमारे भारत देश में कभी भी एकता स्थापित नहीं हो सकती है। तो हमारे भारत देश में एकता स्थापित करने के लिए ही महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। और बाबू दोनों का टारगेट क्या था? हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, दोनों का टारगेट था ब्रिटिश सरकार के शासन को समाप्त करना। दोनों का टारगेट क्या था? दोनों का टारगेट जो था, हिंदू धर्म के लोग और मुसलमान धर्म के जो लोग थे उनका बस एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार के सत्ता को भारत पर से समाप्त करना, ब्रिटिश सरकार के सत्ता को तुर्की पर से समाप्त करना। बाबू जब ब्रिटिश सरकार की सत्ता भारत पर से समाप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे उसकी सत्ता तुर्की पर से भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुर्की पर उसका साम्राज्य बना रहेगा। भारत के कुल जितने सारे नगरवासी हैं वो मिलकर ब्रिटिश सरकार को तुर्की पर से भी भगा देंगे। लेकिन जितना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जितना मैं समझा रहा हूं, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हमारे भारत देश को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करने में, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता बाबू पाने में बिल्कुल भी ये जो बाबू प्रोसेस था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई वर्ष लग चुके थे। हमारे जितने सारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बाबू कितने प्रयास किए थे, तब जाकर हमारा भारत देश ब्रिटिश सरकार से मुक्त हो पाया था। तब जाकर तुर्की ब्रिटिश सरकार के अधीन से बाहर निकल पाया था। तो यहाँ पर आप लोग मुस्लिम याद रखेंगे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो मुस्लिम धर्म के अनुयायियों से। ज्यादातर ऐसा नहीं कि खिलाफत आंदोलन में केवल और केवल मुस्लिम भाई ही सम्मिलित हैं। मुस्लिम भाइयों के साथ साथ बाबू हिंदू धर्म के लोग भी सम्मिलित हैं, ईसाई धर्म के लोग भी सम्मिलित हैं, सिख धर्म के लोग भी सम्मिलित हैं, और साथ ही बाबू और भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो कि उन धर्मों से संबंधित लोग खिलाफत आंदोलन में भाग लिए थे। यहाँ पर खिलाफत नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि खिलाफत में बाबू जो खिल है, इस खिल का मतलब क्या होता है? खिल का मतलब होता है खलीफा। क्या होता है? खलीफा। और खलीफा कौन थे? इस्लाम समाज के। इस्लाम समाज के जो खलीफा थे उनका नाम था ऑटोमन, ठीक है। इस्लाम धर्म से संबंधित कुल जितने सारे पवित्र स्थल है उनके संरक्षक कौन है? उनके संरक्षक है बाबू ऑटोमन। तो ऑटोमन को उनका साम्राज्य लौटाने के लिए ही भारत के मुसलमानों ने विद्रोह किया था। किसके प्रति? तो ब्रिटिश सरकार के शासन के प्रति। तो याद रखेंगे, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, भारतीय किसानों पर, ब्रिटिश शासन पर, या फिर भारतीय व्यापार पर? बताएंगे बाबू कि खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया? 162 का 162 का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। किससे? तो बाबू खिलाफत आंदोलन से। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू हमारा ए होगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। खिलाफत आंदोलन में 3 मांगे रखी गई थी। 3 मांगे। आप लोग अगर भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि खिलाफत आंदोलन में जो आंदोलनकारी हैं, जितने सारे उसमें क्रांतिकारी हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बाबू 3 मांगे मांगी थी। कौन कौन? पहला मांग है कि जो तुर्की के सम्राट, तुर्की के जो खलीफा ऑटोमन है, उन्हें पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए। पर्याप्त जो लौकिक अधिकार है वो उन्हें तुर्की में दिया जाए। दूसरा क्या है? दूसरा जो इस्लाम धर्म है उसे
इस्लाम धर्म को जो है उसे इस्लाम धर्म को खलीफा के अधीन किया जाए, यानी कि ऑटोमन के अधीन किया जाए। और जो तीसरा है वो क्या है, वो ये है बाबू कि खलीफा को, ऑटोमन को, खलीफा यानी कि ऑटोमन को पवित्र स्थलों का, इस्लाम धर्म से संबंधित कुल जितने सारे पवित्र स्थल हैं उनका संरक्षक बनाया जाए। ये 3 मांगे थी किसकी, तो बाबू खिलाफत आंदोलनकारियों की। लेकिन इन तीनों मांगों में से कोई भी मांग पूरा नहीं करता है ब्रिटिश सरकार, जिसके कारण बाबू खिलाफत आंदोलन और भी ज़्यादा क्या होता है, और भी ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार के सेनाओं के द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया जाता है, इस आंदोलन का दमन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाबू कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है, उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नया आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोगों से बोला गया है खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों की प्रमुख मांगे क्या थी। देखिए आएगी, यहाँ पर आ गया ना बाबू। पहला जो मांग था वो क्या था, मैंने बताया ना, पहला जो मांग था वो था तुर्की के शासक ऑटोमन को लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए, पर्याप्त लौकिक अधिकार तुर्की के सम्राट, तुर्की के जो खलीफा ऑटोमन है उसे दिया जाए। दूसरा क्या था, दूसरा है बाबू तुर्की का विभाजन रोका जाए, तुर्की बिल्कुल भी विभाजित ना हो सके। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि खलीफा को इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए ताकि वो इस्लाम धर्म की रक्षा कर सके। तो यहाँ पर हमारा तीनों राइट आंसर होगा, तीनों क्या होगा, तीनों ही राइट आंसर होगा। खलीफा को लौकिक अधिकार दिया जाए, तुर्की का विभाजन रोका जाए, और तीसरा है खलीफा को मुस्लिम पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के मुख्य रूप से समर्थक कौन थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से जो समर्थक थे वो कौन थे, तो बाबू याद रखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कौन थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 164 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। मुस्लिम लीग में आने वाले थे मुसलमान संबंधित से बाबू जितने सारे जो लोग थे वो, और कांग्रेस में आने वाले थे हिंदू धर्म से संबंधित लोग। तो ऑप्शन नंबर ए 164 का बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का संबंध किस देश से था। खिलाफत आंदोलन का संबंध किस देश से था, तो मैंने बताया ना आप लोगों को बाबू, तुर्की देश से। किस देश से, तुर्की देश से। तुर्की देश पर जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो गया था, जब ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के सम्राट ऑटोमन को जब उसके सत्ता से बाहर निकाल दिया था, तुर्की पर से उसका आधिपत्य समाप्त कर दिया था, तब जाकर बाबू खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सही आंसर होगा तुर्की, याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की देश से ही है, क्योंकि तुर्की का सम्राट कौन था, तुर्की का सम्राट बाबू ऑटोमन थे, याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जो कि इस्लामिक धर्म के संरक्षक थे। अगला जो प्रश्न है 166 नंबर, इसमें आप लोगों से बोला गया है खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस प्रकार की उपाधि दी गई। खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई थी, आपको उस उपाधि का नाम बताना है बाबू। बताएंगे कि खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी, राष्ट्रपिता का, अली भाई का, खलीफा का, या फिर महात्मा का। तो सही आंसर होगा महात्मा। क्या होगा बाबू, महात्मा। खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, आप सभी याद करते चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को समाप्त करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था। खिलाफत आंदोलन को खत्म करने वाला, इसे रोकने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है बाबू, बताएंगे आप सभी। तो 167 का सही आंसर होगा कमाल अतातुर्क। क्या नाम है, कमाल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क ने ही खिलाफत आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्थगित इसलिए किया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे वो बाबू मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, मुसलमानों पर कई प्रकार के बाबू वो एक तरीके से साजा दे रहे थे। आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों पर कई प्रकार के बाबू, वहाँ पर मुसलमानों को कई प्रकार से उन्हें पीड़ित किया जाता था, कई प्रकार से उनका दोहन किया जाता था। तो इसीलिए जो कमाल अतातुर्क हैं उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए
ब्रिटिश सरकार से हमारे भारत देश के सभी लोग ही परेशान थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे वो बाबू किसी और धर्म के हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हैं, अगर वो भारतीय हैं, ठीक है, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, अगर वो भारतीय हैं तो बाबू वो भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के शासन से काफ़ी परेशान हुए हैं, ब्रिटिश सरकार की सत्ता से काफ़ी दोस्तों वो पीड़ित हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म से संबंधित जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के सत्ता से काफ़ी खुश थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर ब्रिटिश सरकार में जो सैनिक थे वो बिल्कुल भी मुसलमानों को परेशान नहीं करते थे, बल्कि मुसलमानों को भी वो परेशान करते थे, हिंदू धर्म के लोगों को परेशान करने के साथ साथ भारत में ऐसा कोई लोग नहीं था, भारत के ऐसे कोई भारतवासी नहीं थे जिस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी बाबू अत्याचार नहीं किया जा रहा होगा। ठीक है, याद करेंगे आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग याद करते चलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को किस रूप में देखा? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को मुस्लिमों के लिए अलग आंदोलन के रूप में देखा। ये सही आंसर होगा 168 का। 168 का सही आंसर होगा बाबू, स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा, स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा के रूप में देखा। बाबू उनका मानना ये था कि अगर हम आज मुसलमानों की मदद करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके दुख में अगर आज हम खड़े होते हैं तो कल के ऊपर ये भी हमारा साथ देंगे। अगर कल हमारे ऊपर दुख आती है, हमारे ऊपर कोई अगर संकट या कष्ट या कोई भी अगर हमारे ऊपर कोई बड़ा अगर मान कर चलते हैं दोस्तों, कोई बड़ा अगर दुख अगर इनके ऊपर आ जाता है तो भारत देश के जो मुसलमान हैं वो भी उनका साथ जरूर देंगे, वो भी उनका समर्थन जरूर करेंगे। और किया भी था, ऐसा नहीं था बाबू, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हिंदू भाइयों का ही हाथ है, उन्हीं का ही योगदान है। हिंदू भाइयों के साथ साथ हमारे भारत देश के जो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित कुल जितने सारे लोग हैं उनका भी योगदान है। इस्लाम और हिंदू धर्म से संबंधित या फिर अन्य धर्मों से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने भी बाबू हमारे भारत देश को अन्य देशों के आधिपत्य से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी जानें तक भी गंवा दी हैं, अपना बलिदान दे दिया है, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी बलिदान दे दिया है। इसलिए हम धर्म के नाम पर इन लोगों को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर अपने भारत के मुसलमानों को, अपने भारत के सिखों को, अपने भारत के ईसाइयों को बिल्कुल भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो दोस्तों भारतवासी हैं। जितना अधिकार इस भारत देश के भूमि पर हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है भी है, और उतना ही सिख और ईसाई धर्म से संबंधित लोगों का भी है। ये जो मातृभूमि है वो हम सबकी है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक धर्म का ही है। हाँ, कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं, कुछ इस्लाम धर्म में या फिर हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो कि धर्म को ऊंचा नीचा बताते हैं, जो धर्म को बदनाम करते हैं, कोई ऐसा कांड करते हैं जिसके कारण हमारे समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच बाबू मतभेद उत्पन्न हो जाता है, उनके बीच बाबू असंतुष्टता उत्पन्न हो जाती है, जबकि ऐसा उन लोगों के द्वारा किया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे समाज में एकता को तोड़ते हैं, जो लोग हमारे समाज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों के बीच की एकता को तोड़ते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा देश काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। हमारा देश मजबूत होते हुए भी वो अंदर से खंडहर हो जाएगा, वो अंदर से काफ़ी दुर्बल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से बाबू हम लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें अपने देश में रहने वाले लोगों से भी प्रेम करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, हमें उनसे प्रेम करनी चाहिए। हमें अपने इस देश से हमें अपने इस देश के साथ साथ बाबू हमें अपने इस देश में रहने वाले लोगों के साथ साथ जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनसे भी प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीव जंतु पशु पक्षी से प्रेम ना करें। जो मनुष्य इस देश के पशु पक्षियों से प्रेम करता है, इस देश के जीव जंतुओं से प्रेम करता है, पशुओं से प्रेम करता है, भला वो मनुष्यों से प्रेम कैसे नहीं कर सकता है? बताइए, वो मनुष्य से प्रेम अवश्य करेगा, ऐसा नहीं है कौन नहीं करेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 169 नंबर, इसमें आप लोगों से बाबू बोला गया है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था जी? तो 169 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी। 12
फरवरी 1922 ईस्वी में ही चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, यानी कि उसे स्थगित कर दिया था। तो सही आंसर 169 का बाबू होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद करते चलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने किस नीति को अपनाया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू कांग्रेस ने जिस नीति को अपनाया था, आपको उस नीति का नाम बताना है। तो सही आंसर 170 का हमारा होगा बाबू अहिंसात्मक असहयोग। क्या होगा? अहिंसात्मक असहयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी नीति को असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लोगों ने अपनाया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद करेंगे, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बाबू खिलाफत मुद्दे का समर्थन करना, यानी कि जो खिलाफत का मुद्दा था उस पर ब्रिटिश सरकार क्या करे, उस पर ब्रिटिश सरकार बाबू ध्यान दे, उस पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण हो। अगला है उसके बाद स्वराज की प्राप्ति, और उसके बाद है ब्रिटिश सरकार के अन्याय का विरोध। ब्रिटिश सरकार जो भी अन्याय कर रही थी उसका विरोध करना क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इन तीनों का ही मुख्य उद्देश्य था बाबू। क्या चीज के लिए? तो असहयोग आंदोलन के लिए। ब्रिटिश सरकार ने अन्याय क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने अन्याय किया था रॉलेट एक्ट लगाकर। पहले तो उसने रॉलेट एक्ट लगाकर भारतीयों का मनोबल तोड़ा, भारतीयों की एकता तोड़ा, भारतीयों का बाबू जो उनके अंदर अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो उनके अंदर बाबू हिम्मत है, जो हौसला है, उसे सबसे पहले तोड़ा। क्या लगाकर? तो रॉलेट एक्ट वाला बाबू नियम लगाकर। जब हमारे भारत के लोगों ने, जब हमारे भारत में रहने वाले बाबू जो भारतवासी हैं, उन्होंने जब इस एक्ट के प्रति जब विरोध किया, इस एक्ट के प्रति जब उन्होंने विद्रोह किया, तो बाबू उन्होंने षड्यंत्र रचकर पहले सभा में भारतवासियों को बुलाया। भारत में रहने वाले जो भारतवासी हैं उन्हें पहले सभा में बुलाया गया। कहां पर? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में, ठीक है। अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में ही हमारे भारत देश के बहुत सारे बाबू भारतवासियों को बुलाया गया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और उन्हें बैठाकर वहां पर बाबू चर्चा की गई। लेकिन उन्हें बिना किसी चेतावनी के ही बाबू उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। भारतवासियों को कोई भी अपने तरफ से चेतावनी नहीं दी गई, कोई भी अपने तरफ से उन्हें बाबू वार्निंग नहीं दी गई, और बिना वार्निंग दिए ही, बिना चेतावनी दिए ही जनरल डायर के द्वारा बाबू गोलियां चलवा दी जाती हैं और हमारे भारत के 1000 से भी ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अत्याचार था किसका? तो ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार हमारे भारत के लोगों पर, हमारे भारत के निवासियों पर जो अत्याचार कर रही थी, उस अत्याचार के विरोध में भी इस आंदोलन को शुरू किया गया था। किस आंदोलन को? तो असहयोग आंदोलन को। लेकिन यह आंदोलन भी बिल्कुल भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाता है। इसी आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी होते हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं और उनके गिरफ्तार हो जाने के बाद ही यह आंदोलन दब सा जाता है, और दबने के कारण ही बाबू हिंदू मुसलमान में बाबू भिन्नता भी उत्पन्न हो जाती है। हिंदू और मुसलमानों में जो एकता का स्वरूप होता है वो खंडित हो जाता है, वो भंग हो जाता है, ठीक है। जब खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा है, जब उसको बाबू न्याय नहीं मिलता। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था तुर्की के सम्राट को उसका सत्ता वापस देना। तुर्की के जो सम्राट ऑटोमन है उन्हें उनका साम्राज्य वापस देना। लेकिन साम्राज्य वापस नहीं दिया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जब बाबू इस आंदोलन के शुरुआत हो जाने के बाद भी, खिलाफत आंदोलन के शुरुआत हो जाने के बाद भी जब ब्रिटिश सरकार भारतवासियों की बात नहीं मानता है, तो उसके बाद भारत के हिंदू और मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन का बाबू 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, दूसरा था स्वराज की प्राप्ति, और तीसरा था ब्रिटिश सरकार के अन्याय का विरोध। तो आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के तहत कौन सा कार्य नहीं किया गया? असहयोग आंदोलन के तहत इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया गया था? बताएंगे बाबू। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन के तहत विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बिल्कुल भी किया नहीं गया था, ठीक है, नहीं किया गया था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया गया था बाबू। स्वदेशी
विदेशी वस्तुओं का प्रचार किया गया था, तभी ना चरखा और करघा को बढ़ावा मिला था हमारे देश में। तभी ना बाबू जो विद्यापीठ हैं, जो इस्लामिक धर्म से संबंधित जो विद्यालय हैं, उनकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन वाला जो कार्य है वो नहीं किया गया था। तो बाबू भारत छोड़ो आंदोलन बहुत आगे होगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कई आंदोलन शुरू किए थे। आप सभी को पहले उन सभी आंदोलनों को जानना है, उससे परिचित होना है, उसके बाद ही आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन को समझिएगा, ठीक है। आगे जो प्रश्न है इसमें बोला गया है, याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा 172 का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू डी वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक ना, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया। बताएंगे कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया। 5 फरवरी 1922 में, 12 फरवरी 1922 को, 20 मार्च 1922 को, या फिर 15 अप्रैल 1922 को। तो बाबू असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त किया गया था कब, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस लिए वापस लिया, आप लोगों को उसका कारण बताना है। सरकार के दबाव में, आंदोलन हिंसक हो गया था इसलिए, कांग्रेस ने आंदोलन का विरोध किया इसलिए, या फिर आंदोलन सफल हो गया था इसलिए। तो बाबू देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंदोलन हिंसक हो गया था इसलिए। जब चौरी चौरा कांड में बाबू हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने पर आक्रमण करके 22 पुलिस वालों को मार दिया था, तो उसके बाद बाबू महात्मा गांधी ने समझ लिया था कि हमारे भारत के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं हुए थे। महात्मा गांधी का सूत्र क्या था, महात्मा गांधी का सूत्र था आंदोलन के लिए अहिंसा और बाबू सत्य, ठीक है। अहिंसा और सत्य ही महात्मा गांधी का आंदोलन के लिए, युद्ध के लिए वो क्या था बाबू, सूत्र था। लेकिन हमारे भारत के जो लोग थे, भारत के जो निवासी थे, वो बिल्कुल भी अभी तक अहिंसा से परिचित नहीं हो पाए थे। अगर वे अहिंसा से परिचित होते तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते। हिंसा करने के कारण ही, चौरी चौरा कांड में हिंसा करने के कारण ही बाबू जो असहयोग आंदोलन है वो दब यानी कि बंद हो जाता है, ठीक है, वो स्थगित हो जाता है। तो सही आंसर 174 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। 175 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था तो बाबू उस समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन, या फिर लॉर्ड हार्डिंग, कौन थे बताएंगे। हार्डिंग कौन थे बाबू, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 175 का हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल था। असहयोग जो आंदोलन है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल था, आप सभी बताएंगे। सरकारी नौकरियों का त्याग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, उपरोक्त सभी। बाबू असहयोग आंदोलन में सरकारी नौकरियों का त्याग भी था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी था, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना था और विदेशी विद्यालयों का बहिष्कार था। तो ये तीनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर 176 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आप सभी बाबू याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है तिलक स्वराज कोष के लिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य था। तिलक स्वराज कोष के लिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, बताएंगे। 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, या फिर 2 करोड़। तो सही आंसर 177 का हो जाएगा 1 करोड़। तिलक स्वराज कोष के लिए बाबू 1 करोड़, ठीक है, याद रखेंगे, 1 करोड़ धनराशि जुटाने का टारगेट रखा गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है
असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस वस्त्र को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया? जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था तो उस दौरान किस वस्त्र को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया गया? तो सही आंसर हमारा होगा बाबू क्या? सही आंसर हो जाएगा 178 का खादी। क्या होगा? खादी। खादी वस्त्र को ही बाबू लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया गया था, क्योंकि खादी वस्त्र सूतों से और करघों से बनते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चरखा और करघों की सहायता से ही खादी वस्त्रों का निर्माण होता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी? बाबू देखिए, प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना क्यों की गई थी? तो बाबू इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे भारत के जो निवासी हैं, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। जितने भी हमारे भारत देश के भूमि पर विदेशी वस्तुएं थीं, जितने भी हमारे भारत के इस धरती पर विदेशी सामान थी, उन सभी सामानों का, उन सभी वस्तुओं का बाबू हमारे भारत के लोग बहिष्कार करने लग गए थे। इनके बहिष्कार करने के कारण ही बाबू सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों कॉलेजों का त्याग हो चुका था भारत के लोगों के द्वारा। साथ ही बाबू जितने सारे सामान थे, जितने सारे बाबू वस्तु थे, उन सभी चीज़ों का भी त्याग हो चुका था। जो भी सरकारी और गैर सरकारी में भारत के लोग काम कर रहे थे, वो अपने पदों को छोड़ दिए थे, अपने पदों का त्याग कर दिए थे। जो भी बाबू उपहार मिला था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को जो उपहार मिला था, जो भी उन्हें बाबू पद मिला था, वो सारे पदों को वो त्याग दिए थे, वो उनका बहिष्कार कर दिए थे। तो देखिए, जब स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज, जब इन सभी का बहिष्कार कर दिया गया, तो ऐसे में हमारे भारत देश के बच्चों की पढ़ाई कैसे होती? आप ही बताइए। ऐसे में हमारे भारत देश के जो बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो पढ़ने के लिए ही बाबू हमारे भारत देश में हमारे भारत के निवासियों के द्वारा, हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा विद्यापीठ और इस्लाम से संबंधित जो महाविद्यालय हैं, उनकी स्थापना की गई, ताकि कोई भी बच्चा अपने शिक्षा से बिल्कुल भी दूर ना रह सके, उससे बिल्कुल भी वंचित ना रह सके। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बहिष्कार के बाद छात्रों की शिक्षा जारी रखने के लिए, ताकि बिल्कुल भी छात्र बैठे ना अपने घर पर, उनके पढ़ाई में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो, वे अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, इसलिए हमारे भारत के महापुरुषों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ही बाबू सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का स्थापना किया गया था। याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 179 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम आगे बढ़ें 180 नंबर के सवाल में, तो यहाँ पर बोला गया है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव भारत पर किस रूप में पड़ा? जो असहयोग आंदोलन है बाबू, उसका प्रभाव भारत में किस रूप में पड़ा था, बताएंगे? तो सही आंसर 180 का हो जाएगा बाबू, भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागी। ये भी सही आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ, ये भी सही आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ भी था। कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, यानी कि कांग्रेस में लोगों की संख्या बढ़ी, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। असहयोग आंदोलन का प्रभाव भारत पर बाबू इन सभी रूपों में ही पड़ा था, तो करेक्ट आंसर 180 होगा। 180 का डी होगा। ठीक है, 181 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, असहयोग आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ नहीं था? जो असहयोग आंदोलन है, उनसे कौन प्रमुख रूप से जुड़े हुए नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर मौलाना शौकत अली? तो सही आंसर 181 का हमारा होगा भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। भगत सिंह बिल्कुल भी बाबू असहयोग आंदोलन से जुड़े नहीं थे, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप लोग सबसे पहले कथन को पढ़िएगा। कथन को पढ़कर आप लोग बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था।
बी है इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। सी है इस आंदोलन के दौरान हिंसा बिल्कुल नहीं हुई। डी है इसे गांधी जी ने नेतृत्व दिया था। तो 182 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी वाला। इस आंदोलन के दौरान हिंसा बिल्कुल नहीं हुई। इस आंदोलन के दौरान बाबू हिंसा नहीं हुई। इस आंदोलन के दौरान हिंसा बिल्कुल नहीं हुई, यही बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस आंदोलन के दौरान बाबू चौरी चौरा वाला जो कांड है वो हो जाता है, वो बाबू हिंसक हो जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न में यही ना कहा गया है जी, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। लिखा गया है इस आंदोलन के दौरान हिंसा बिल्कुल नहीं हुई, जबकि हुई थी। किसके दौरान? तो बाबू चौरी चौरा कांड के दौरान, याद रखेंगे। और उसी कांड के तहत जो यह आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन था, उसे बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है बाबू, इसमें आप लोगों से पूछा गया है असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? यह पूर्णतः हिंसक था, इसमें सभी वर्गों का समर्थन मिला, यह पूरे भारत में फैला, या फिर उपरोक्त सभी। तो 183 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ना। असहयोग आंदोलन बाबू पूरे भारत में फैल चुका था, इसमें सभी वर्गों के लोगों का ही समर्थन मिला था, और साथ ही यह पूर्ण रूप से अहिंसक था, बिल्कुल भी हिंसा पहुंचाने वाला नहीं था, बिल्कुल भी हिंसक बिल्कुल भी बाबू हिंसक प्रवृत्ति का नहीं था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी? गांधी जी का बाबू जो उद्देश्य था वो क्या था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने में बताएंगे आप सभी। गांधी जी ने बाबू किस उद्देश्य से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? बताइए तो राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है बाबू। भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए, भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खिलाफत मुद्दे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, केवल ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक ना। खिलाफत मुद्दे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा जुड़ा था तुर्की के सम्राट ओटोमन से बाबू, उस मुद्दे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किस आंदोलन की? तो असहयोग आंदोलन की। आप सब याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी थी? जो बाबू असहयोग आंदोलन था उसमें महिलाओं की भूमिका कैसी थी? बताइए तो कैसी थी? उन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया था, महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, या फिर अगला जो लास्ट है इसमें बोला गया है महिलाओं ने केवल पर्दे के पीछे से समर्थन किया। तो बाबू भारत की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी पर्दे के पीछे से अटैक करने वाली नहीं है, पर्दे के पीछे से बिल्कुल भी समर्थन करने वाली नहीं है, बल्कि पर्दा फाड़ कर, चूड़ियाँ उतार कर, जंग में उतर कर युद्ध करने वाली है। जैसे कि आप रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण ले सकते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई है, जो अहिल्याबाई है, ये सब क्या है? ये सब बाबू महान नारी है। इन्होंने बाबू अपने युद्ध के कारण ही अपने क्षेत्र को, अपने पूरे साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया है, ठीक है, और बचा भी है आज। ऐसा नहीं कि किसी के वो अधीन हो चुका है, किसी के भी अधीन नहीं है। आज झांसी जाकर देखिए, झांसी क्या है? स्वतंत्र है। तो झांसी को बचाने में किसके योगदान था? झांसी को बचाने में झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई का योगदान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। इसमें मैंने आप लोगों को आंसर नहीं बताया, इसका जो सही आंसर होगा बाबू वो होगा महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इस आंदोलन को और सशक्त बना दिया, और भी ज़्यादा इसे मजबूत बना दिया। किसने? तो महिलाओं ने ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका बहिष्कार किया गया? जो बाबू असहयोग आंदोलन है उसमें से निम्नलिखित में से किसका बहिष्कार किया गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बाबू। मैंने बार बार बताया कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्र, सरकारी स्कूल और कॉलेज, सरकारी नौकरियां, इन सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। तो सही आंसर हमारा 186 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू यहाँ पर, चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में ही चौरी चौरा कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो गोरखपुर, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। 187 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के दौरान किसे निशाना बनाया गया था? चौरी चौरा जो कांड है उसके दौरान बाबू किसे निशाना बनाया गया था? ब्रिटिश सैनिक को, पुलिस थाना को, सरकारी कार्यालय को या फिर रेलवे स्टेशन को? बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा पुलिस थाना। चौरी चौरा कांड के दौरान बाबू पुलिस थाना को निशाना बनाया गया था, क्योंकि हमारे भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पुलिस थाने पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों पर बाबू भारी पड़ के उनकी जान ले ली थी। ठीक है, याद रखेंगे। पुलिस थाना पर आक्रमण करके पुलिस थाना में रहने वाले 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली थी। और जान लेना भी बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई अपराध किया था। उन्होंने बाबू जान इसलिए लिया था क्योंकि चौरी चौरा वाले जो आंदोलन है, चौरी चौरा वाला जो आंदोलन है, उस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के पुलिसों के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस होते हैं वो बाबू चौरी चौरा जो आंदोलन है उसमें भाग लेने वाले भारतवासी जो हैं उस पर गोलियां चला देती है। इसीलिए भारत के जो नागरिक हैं, जो भारतवासी हैं, वो थाने पर आक्रमण करके, पुलिस थाना पर बाबू आक्रमण करके पुलिस थाना में रहने वाले 22 पुलिसकर्मियों की जान ले लेते हैं। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? असहयोग आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या फिर लाला लाजपत राय? तो 189 का सही आंसर हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ही असहयोग आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर हमारा बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में किस वर्ग ने सबसे अधिक भाग लिया? असहयोग आंदोलन में किस वर्ग ने सबसे अधिक भाग लिया था? तो सही आंसर 190 का हमारा हो जाएगा बाबू सभी वर्ग। व्यापारी, मजदूर, किसान, इन सभी वर्गों में ही, इन सभी वर्गों ने ही बाबू, ठीक ना, व्यापारी, मजदूर, किसान, इन तीनों वर्गों के लोग ही असहयोग आंदोलन में बाबू अपना समर्थन दिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का समर्थन किए थे, असहयोग आंदोलन को बाबू आगे बढ़ाए थे। असहयोग आंदोलन इन्हीं के कारण काफी मजबूत हो पाया था। तो सभी वर्ग करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो सही आंसर 191 का हमारा हो जाएगा बाबू सितंबर 1920 ईस्वी में। कब? सितंबर 1920 ईस्वी में। 191 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। सितंबर 1920 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। ठीक ना, कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बाबू स्थापना कलकत्ता में हुआ था, इसलिए कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन ना। चलिए 192 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया? जो असहयोग आंदोलन है वो बाबू किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि असहयोग आंदोलन को शुरू करने वाले महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी का यह पहला जन आंदोलन था। कौन? तो असहयोग आंदोलन है। तो 192 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया? बाबू आप लोगों को उस अधिवेशन का नाम बताना है जिसके अंतर्गत स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। तो सही आंसर होगा नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन कब स्थापित किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में ही नागपुर ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन स्थापित किया गया था, और इसका जो बाबू उद्देश्य था वो था स्वराज की प्राप्ति करना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था जी? तो 194 का करेक्ट आंसर होगा 15 जनवरी 1921 ईस्वी। 15 जनवरी 1921 ईस्वी को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 194 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न पर आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो बाबू यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध, पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ न्याय, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति भी, पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ न्याय भी, और साथ ही खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का विरोध भी। खिलाफत मुद्दे पर जब ब्रिटिश सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, कोई भी आवाज़ नहीं उठाया था, उनके लिए कोई भी समर्थन नहीं किया था, खिलाफत आंदोलन में भाग लेने वाले जो भी क्रांतिकारी थे जब उनका समर्थन ब्रिटिश सरकार नहीं की थी तो उसके विरोध में भी बाबू असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें आप लोगों से बोला गया है असहयोग आंदोलन के दौरान किस फंड के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था? तो याद रखेंगे तिलक स्वराज कोष, तिलक स्वराज कोष फंड के लिए ही 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। 196 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है 197 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है कि इस आंदोलन के दौरान 20 लाख चरखों का वितरण किया गया था। बाबू बताएंगे कि कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसके दौरान 20 लाख चरखों का वितरण किया गया था? सबनी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो 197 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा क्या? तो वो हो जाएगा बाबू असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन में हमारे भारत में कुल जितने सारे विदेशी वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। जितने सारे संस्था थे, जितने सारे पद थे, उन सभी पदों का, उन सभी बाबू संस्थाओं का ही त्याग करना था, बहिष्कार करना था। किसी भी विदेशी वस्तुओं का बाबू समर्थन नहीं करना था, किसी भी विदेशी वस्तु या संस्था का बिल्कुल भी उपभोग नहीं करना था। जब बाबू विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, विदेशी वस्तुओं को जब हटाया जाने लगा भारत के लोगों के द्वारा, तो उसके बाद ही 20 लाख चरखों का वितरण किया गया। इसलिए किया गया ताकि वे लोग वस्त्र का निर्माण कर सकें, क्योंकि वस्त्रों का निर्माण पहले बाबू चरखों की सहायता से ही किया जाता था। तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 20 लाख चरखों का वितरण किया गया था। 197 का आपका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान न्यायालय के विकल्प के रूप में क्या स्थापित किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान न्यायालय के विकल्प के रूप में बाबू स्थापित किया गया पंच अदालत। बिल्कुल भी न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो बिल्कुल भी बाबू कोई निर्णय नहीं लेंगे। निर्णय कौन लेगा? तो पंच अदालत। देखिए हमारे देश में जो न्यायालय बना है, जो कोर्ट बना है, चाहे वो कोर्ट सिविल हो, सुप्रीम हो या हाई हो, ये बाबू अंग्रेजी सरकार के कारण ही बना है। अंग्रेजी सरकार ने ही हमारे भारत देश में ये वाले जो मुकदमा वाले जो भी न्यायालय हैं, बड़े बड़े जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट, जो कुछ भी आप देख रहे हैं आज अपने भारत देश में, वो बाबू आज आप लोगों को अंग्रेजों के कारण ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने ही बाबू ये न्यायालय लाया था। ठीक है, जो न्यायालय आप लोग देखते हैं कटघरे वाला, जो कटघरा होता है जिसमें अपराधी खड़ा होकर बोलता है वकील से, जज साहब से, उन सभी चीज़ों को बाबू लाने वाले कौन थे? तो अंग्रेजी थे। तो उन सभी चीज़ों का ही बहिष्कार करना था भारत के लोगों के द्वारा, और न्यायालय के स्थान पर पंच अदालत को स्थापित करना था। पंचों की फैसला लेना उचित समझा जाता था हमारे भारत लोगों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 199 नंबर, इसमें आप लोगों से बोला गया है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा जो घटना है वो कब हुई थी? तो 199 का सही आंसर हमारा होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में ही चौरी चौरा घटना हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है 200 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू, चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था? बताइए तो चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना में बाबू ब्रिटिश सरकार ने गोलीबारी कर दी। 200 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश सरकार की सेनाओं ने जो चौरी चौरा कांड वाले चौरी चौरा में जो बाबू भारत के नागरिक थे उन पर उन्होंने गोलियां बरसा दी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को कितने साल की सज़ा हुई थी? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी को बाबू 6 वर्षों की सज़ा हुई थी। तो सही आंसर 201 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। याद रखेंगे 6 वर्ष की सज़ा हो चुकी थी। किसको हुई थी? महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संस्थान स्थापित नहीं किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संस्थान एक ही चीज़ हुआ, ठीक ना बाबू? देखिए जिस स्थान पर कोई संस्था स्थापित की जाती है, जिस स्थान पर कोई संस्था स्थापित की जाती है उसी को ही संस्थान कहा जाता है। तो बोला गया है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संस्थान स्थापित नहीं किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ और साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन बिल्कुल भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बाबू यहाँ पर बोला गया है किस आंदोलन के दौरान ना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 203 का यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो वरिष्ठर है, बड़े बड़े जो वरिष्ठर हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, उन्होंने अपनी चलती वकालत तक को भी छोड़ दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 203 का। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किस तिथि को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था? बताइए तो बाबू, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किस तिथि को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था? तो 204 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1921 ईस्वी। ठीक है, 17 नवंबर 1921 ईस्वी को ही बाबू प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हुआ था। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 205 नंबर, इसमें बोला गया है सबनिया वज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सबनिया वज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में बाबू महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह दूसरा जन आंदोलन था जिसका नाम था सबनिया वज्ञा आंदोलन। जब खिलाफत आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुना था, असहयोग आंदोलन भी जब ब्रिटिश सरकार ने नहीं सुना था, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जेल से आने के बाद, ठीक है, जेल से आने के बाद सबनिया वज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और यह आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। 205 का हमारा सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। आप सभी याद रखेंगे। 206 नंबर सवाल है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा बाबू। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार की सेना गिरफ्तार भी कर लेती है। ठीक है, 207 नंबर सवाल में कहा गया है गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कब गिरफ्तार किया था? आपको बताना है बाबू कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के पुलिसों ने, ब्रिटिश सरकार के सेनाओं ने कब गिरफ्तार किया था? तो 207 का सही आंसर हमारा होगा मार्च 1922 ईस्वी। मार्च 1922 ईस्वी में ही गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 208 नंबर सवाल में कहा गया है असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद किस मुद्दे का अंत हो गया था? असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद बाबू खिलाफत आंदोलन का भी अंत हो चुका था। खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा था उसका अंत हो चुका था। तो
बाबू जानते हैं यहाँ पर स्वराज प्राप्ति ले लीजिएगा, स्वराज प्राप्ति राइट होगा, ठीक ना। स्वराज प्राप्ति का अंत हो चुका था, स्वराज प्राप्ति, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी स्वराज के लिए ही किया गया था। तुर्की के जो सम्राट हैं ऑटोमन थे, उनको उनका स्वराज देने के लिए, उनको उनका बाबू अधिकार देने के लिए ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन भी बाबू संबंधित था स्वराज की प्राप्ति से, और असहयोग आंदोलन भी संबंधित था स्वराज की प्राप्ति से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा स्वराज की प्राप्ति। बिल्कुल भी आप लोग बाबू याद करते चलिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा कौन सी बनी? तो हिंदी। बाबू अंग्रेजी कौन सी भाषा है? विदेशी भाषा। बिल्कुल भी हमारे देश की भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों की भाषा है, ना कि हमारी भारत देश की भाषा है। हमारे भारत देश की भाषा को बाबू किसे माना गया है? हमारे भारत देश की भाषा को हिंदी को ही माना गया है। हमारे भारत देश की जो हिंदी भाषा है ना, उसी को ही बाबू एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, हिंदी को ही हमारे भारत देश का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा जो हिंदी भाषा है भारत देश का, वो पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा है बाबू। हालांकि आम बोलचाल के भाषा में लोग अपने भाषा में कोई भी बात बोल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बंगाल में जाइएगा तो लोग बंगाली भाषा बोलेंगे, अगर आप बाबू जाइएगा मेरठ में तो वहाँ पर मेरठी भाषा बोलेंगे, अगर आप झारखंड जाइएगा तो वहाँ पर झारखंडी भाषा बोलेंगे, बिहार जाइएगा तो भोजपुरी मैथिली भाषा बोलेंगे। तो हो सकता है कि आपको उनका भाषा समझ में ना आए, लेकिन बाबू अगर आप लोग हिंदी भाषा बोलिएगा तो हिंदी भाषा भारत के कोने कोने लोगों को भी समझ में आता है। हर लोग ये हिंदी भाषा को जानते हैं। अगर आप उनसे हिंदी भाषा में बात कीजिएगा तो आपको वो भी हिंदी भाषा में ही बात करेंगे, ठीक है। आपसे वो भी हिंदी भाषा में ही बात करेंगे। हिंदी भाषा को इसलिए लोकप्रिय माना गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था? बताएंगे बाबू कि असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सबनी अवज्ञा आंदोलन। याद रखेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद स्टार्ट होने वाला महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन था उसका नाम था सबनी अवज्ञा आंदोलन। आप सभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 211 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान कितने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। कितने? तो 30,000। 211 का सही आंसर हमारा बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000। आप सब याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, सबनी अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी, मैंने बताया आप लोगों को। 212 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। अगला जो प्रश्न है 213 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार ने 10 वर्षों के बाद संवैधानिक सुधारों की समीक्षा की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश सरकार ने 10 वर्षों बाद संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कब की थी बाबू? बताइए। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 213 का हमारा 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 214 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? बताइए। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी में हुआ था बाबू। 214 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू, यहाँ पर जानते हैं हम गलत बता दिए हैं, 1927 होगा। 1927 ना, याद रखेंगे। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप सभी को। अगले प्रश्न पर आते हैं 215 नंबर में। इसमें देखिएगा बोला गया है, इसमें बोला गया है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बाबू सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है बाबू, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7। याद रखेंगे, साइमन कमीशन में टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी, और सारे सदस्य ही अंग्रेजी थे। सारे सदस्य ही अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है,
भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, बताइए तो। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किस लिए किया था? क्योंकि बाबू साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों में उन सभी मेंबर में कोई भी मेंबर बाबू हमारे भारत देश का नहीं था। हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, हमारे भारत देश का होना चाहिए। अगर मुसलमान भी होता तो भी चलता, लेकिन हमारे भारत देश का होना चाहिए। साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य थे उनमें से कोई भी भारत का सदस्य नहीं था। इसलिए बाबू साइमन कमीशन का विरोध हमारे भारत के भारतवासियों के द्वारा किया जाने लगा था, और साथ ही भारत के शासन को चलाने के लिए भारत के जो बाबू सत्ता है उसे, भारत की जो व्यवस्था है भारत को चलाने के लिए, ठीक है, भारत की जो राज व्यवस्था है उसको चलाने के लिए विदेशों से पूछा जा रहा था। अंग्रेजी सरकार के जो भी सदस्य थे वे विदेशों से सलाह लेते थे, ना कि अपने भारत देश के लोगों से। जब अपने भारत देश के लोगों से वो सलाह नहीं लेते थे, उनसे कोई भी बाबू परामर्श नहीं लेते थे और विदेशी लोगों से परामर्श लेते थे, तो इसी से हमारे भारत के जो लोग थे वो काफ़ी असंतुष्ट हो चुके थे। अपने अंदर उन्होंने क्रांति की भावना पैदा कर ली थी और उन्होंने बाबू साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए रखिए ना यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, 217 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1927 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1928 में जी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत आए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका स्वागत हमारे भारत के लोगों ने काले झंडे से किया था, काला झंडा आंदोलन और उसके विरोध से किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है साइमन कमीशन के विरोध में भारत में किस नारे का प्रयोग किया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन के विरोध में हमारे भारत में जिस नारे का प्रयोग किया गया था उस नारे का नाम है साइमन कमीशन वापस जाओ। हालांकि कमीशन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आप लोग साइमन कमीशन वापस जाओ वाला बाबू नारा याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 219 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। अगला जो प्रश्न है 220 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता पर लाठीचार्ज हुआ था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा लाला लाजपत राय। क्या होगा बाबू? लाला लाजपत राय। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। 220 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर होगा। लाठीचार्ज जब हुआ था, जब लाठियां इन पर चलाई गई थी, तो कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हॉस्पिटल में ही हो चुकी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारतीय नेताओं को किस बात की चुनौती दी थी? अगर प्रश्न आएगा बाबू कि भारत के सचिव कौन थे, अगर कोई बोलेगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि या कोई पूछ दे कि साइमन कमीशन के समय भारत के सचिव कौन थे, भारतीय नेताओं के जो भारत के सचिव थे वो कौन थे, तो आप लोग बताना लॉर्ड ब्रिकनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड ब्रिकनहेड। तो बाबू आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक ना, लॉर्ड ब्रिकनहेड आप सभी याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारतीय नेताओं को किस बात की चुनौती दी? भारतीय नेताओं के सचिव नहीं थे, हमने गलत बोला बाबू, भारतीय नेताओं के वो सचिव नहीं थे बल्कि साइमन कमीशन के वो सचिव थे। ठीक है, उन्होंने बाबू धमकी दी थी एक संविधान बनाने की जो सभी दलों के लिए मान्य हो, सभी दलों के लिए, सभी गुटों के लिए एक समान हो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। एक ऐसे संविधान बनाने के लिए उन्होंने चुनौती दी थी, चैलेंज किया था, जो सभी दलों एवं गुटों के लिए ही मान्य हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की चुनौती का जवाब देने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया? भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की चुनौती का जवाब देने के लिए बाबू दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया था। कौन सा आयोजन? तो दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन। यहाँ पर 222 का हमारा सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है, दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में किसे अध्यक्ष बनाया गया था? दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में बाबू मोतीलाल नेहरू को ही अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है बाबू, नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार से क्या मांग की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार से क्या मांग की गई थी बाबू? तो सही आंसर होगा डोमिनियन स्टेटस की। किसकी? डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। लेकिन ये मांगे बिल्कुल भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा नहीं होता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिल्कुल भी बाबू पूर्ण नहीं होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी? तो 225 का सही आंसर होगा 1928 बाबू। 1928 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सन 1928 ईस्वी में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 226 नंबर सवाल में कहा गया है, नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस में क्या मतभेद थे? नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस में क्या मतभेद थे? तो बाबू कांग्रेस का एक पक्ष संतुष्ट था, लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बाबू 226 का ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे, लेकिन कुछ बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं थे। कुछ किसके पक्ष में थे? तो स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। कुछ जो थे वो डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे, लेकिन कुछ बिल्कुल भी डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इसीलिए बाबू नेहरू रिपोर्ट जो है वो रद्द हो चुका था, वो असफल हो चुका था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ा? नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव क्या पड़ा जी? तो करेक्ट आंसर होगा 227 का हमारा बाबू। यह भारतीयों की मांगों को पुष्ट करने वाला आंदोलन था ना। नेहरू रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ा? यह भारतीयों की मांगों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण रहा। भारतीयों की जो मांगे थी, उनका जो बाबू मांग था, ठीक है, उन्होंने जो भी अपना उद्देश्य शामिल किया था आंदोलन में, उन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में नेहरू रिपोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है 1929 से 1930 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? तो बाबू 1929 से 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में ऐसा पड़ा जिससे भारत का जो निर्यात है वो बाबू रुक गया, बहुत कम हो गया था, ठीक है। भारत का निर्यात क्या हो गया था बाबू? कम हो गया था, कम, ई ना कि ज़्यादा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू ए नहीं बी होगा हमारा, बी कम हो गया ना, बी होगा। अगला प्रश्न है बाबू 1929 से 1930 ईस्वी की आर्थिक मंदी के दौरान भारत में किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, ब्रिटिश अधिकारी या सरकारी कर्मचारी? तो 229 का सही आंसर हमारा होगा किसान वर्ग। 1929 से 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान बाबू भारत में किसान वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। तो सही आंसर 229 का हमारा बी होगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, भारत में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, भारत में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 230 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है, कांग्रेस संगठन के अंदर वामपंथी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के कारण क्या हुआ? कांग्रेस संगठन के अंदर वामपंथी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के कारण क्या हुआ था? तो बाबू आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई। तो 231 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? बताइए तो बाबू, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? तो 232 का सही आंसर हमारा होगा भगत सिंह और उनके साथियों से, ठीक है। भगत सिंह और उनके साथियों से ही लाहौर षड्यंत्र केस संबंधित था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब खत्म हो चला है बाबू। स्वतंत्रता घोषणा का एक महत्वपूर्ण अंश क्या था? स्वतंत्रता घोषणा का एक महत्वपूर्ण जो अंश था वो था बाबू यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए, यानी कि भारत को अंग्रेजों से अपना जो अधिकार है वो खत्म कर लेनी चाहिए। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को समझिएगा, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता घोषणा में किस प्रकार के आंदोलन का समर्थन किया गया?
स्वतंत्रता घोषणा में बाबू सशस्त्र संघर्ष ना, ये राइट आंसर होगा ना 234 का। 234 का बाबू हमें लग रहा है कि बोला गया है स्वतंत्रता घोषणा में किस प्रकार के आंदोलन का समर्थन किया गया, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन, ये करेक्ट होगा। स्वतंत्रता घोषणा में बाबू सबनीय अवज्ञा आंदोलन का ही बाबू समर्थन किया गया था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र केस किससे संबंधित था, बताइए तो। मेरठ षड्यंत्र केस किससे संबंधित था, मेरठ षड्यंत्र केस किससे संबंधित था, ये क्वेश्चन अच्छा लाहौर वाला है ना, तो यहाँ पर मेरठ वाला है। बताइए बाबू, ऑप्शन है आपके सामने, बताइए तो। 235 का सही आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से। मेरठ षड्यंत्र केस बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से संबंधित था, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 236 नंबर में, स्वतंत्रता घोषणा में भारतीय जनता के लिए क्या संदेश दिया गया था। स्वतंत्रता घोषणा में भारतीय जनता के लिए जो संदेश दिया गया था उस संदेश को बताएंगे, तो सही आंसर 236 का हमारा होगा बाबू ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध करें। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर विरोध करना ही है, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही है, तो आप लोग अहिंसक रूप से करें, बिल्कुल भी आप हिंसा ना फैलाएं। ये किसका कहा नाम था, तो बाबू भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कहा नाम था, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 237 नंबर सवाल में कहा गया है सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुख्य रणनीति क्या थी। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुख्य रणनीति क्या थी जी, तो 237 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुख्य रणनीति थी ब्रिटिश सरकार के जो भी कानून है उसे शांतिपूर्वक उल्लंघन करना, बिल्कुल भी कोई हिंसा ना फैलाना, बिल्कुल भी कोई भी हिंसक कार्य ना करते हुए ही हमें शांतिपूर्वक रूप से कानून का उल्लंघन करना है। किस कानून का, तो ब्रिटिश सरकार के कानून का, उसके नियमों का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करके अगले प्रश्न पर बाबू आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो 238 का सही आंसर होगा सूरसेन। कौन थे, सूरसेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सूरसेन को किस नाम से जाना जाता था बाबू। सूरसेन को मास्टर दा ना, सूरसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला जो लास्ट प्रश्न है 240 नंबर, इसमें आप लोगों से कहा गया है कांग्रेस का 1929 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 1929 ईस्वी का वार्षिक जो अधिवेशन है बाबू वो कहाँ हुआ था, तो सही आंसर आपका 240 का हो जाएगा लाहौर। कहाँ, तो लाहौर। ऑप्शन नंबर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सब याद रखेंगे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। यह चैप्टर बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज़्यादा बाबू बड़ा है, इसलिए हमें आप लोगों को हर एक पार्ट वाले वीडियो में ही 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने पड़ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा आप सभी के मैट्रिक के सोशल साइंस वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग जरूर से बेल आइकन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।